हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार। कैसे बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का केमिस्ट्री चैप्टर है। ये केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है। ये सेकंड चैप्टर तक हो चुका है, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हो चुका है, ठीक है। आप लोग देख लेना बच्चों, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो है हमने करवा दिया है, उसे आप लोग देख सकते हैं उसे, ठीक है, हमारे चैनल पर। अब आज का जो टॉपिक है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये थर्ड चैप्टर है बच्चों, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये होता क्या है, ठीक है। केमिस्ट्री में कुछ लॉज होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में जब भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो कुछ उनके लिए एक डेफिनेट लॉ होता है, ठीक है। लॉ कुछ बनाया गया उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। इसमें ये कहा जाता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मैटर को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, और ना ही इसे ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मैटर को सिर्फ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में हम चेंज कर सकते हैं मैटर को, ठीक है। अमाउंट वही रहेगा, मास वही रहेगा मैटर का, ठीक है। इन फिजिकल और केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इन फिजिकल और केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन हो या कोई फिजिकल रिएक्शन हो, उसमें टोटल मास हमेशा रिएक्टेंट, मतलब जो हम रिएक्टेंट में लेते हैं मास, वो जो मास होगी, और रिएक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसका मास हमेशा क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का मास हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, इस एग्जांपल में यहाँ पर दिखाएं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये बच्चों, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसे क्यों कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन अभी याद रखो, इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, और इसका मास कितना है, 100 ग्राम में। और ये 100 ग्राम भी कैसे आता है, ये भी हम आपको निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट लिया गया है। रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जो लेफ्ट साइड में लिया जाता है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में होता है। ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें लेफ्ट साइड में जो लिखा गया है उसको रिएक्टेंट कहा जाता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में इसको लिया जाता है, और केमिकल चेंजेस जब इसमें होते हैं तो उसको किस तरफ लिखा जाता है, राइट साइड में लिखा जाता है। केमिकल रिएक्शन के बाद में जो बनता है प्रोडक्ट, उसको राइट साइड में लिखा जाता है। और इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना है, 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड बनाया 56 ग्राम बनाया, और 44 ग्राम CO2 बनाया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, 56 को और 44 से ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा, इसका मास 100 ग्राम आएगा, जो कि रिएक्टेंट में स्टार्टिंग में लिया गया था, ठीक है। आ रहा है समझ में? सेकेंड लॉ क्या है बच्चों, लॉ ऑफ डेफिनेट एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, पहले पढ़ते हैं इसको बच्चों। अ केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज डेफिनेट एंड कांस्टेंट। बच्चों देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आप कोई भी केमिकल कंपाउंड लेते हो, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं H2O की बात करते हैं, ठीक है। तो H2O मतलब वाटर, चाहे ये कोई भी सोर्स हो, चाहे इंडिया का ये वाटर अगर मान लो है, या फिर तो अमेरिका से वाटर ले आओ, ठीक है, या फिर अर्थ प्लैनेट से किसी दूसरे प्लैनेट से वाटर ले आओ, ठीक है। तो उसमें वाटर में हाइड्रोजन, वाटर किससे मिलकर बना होता है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात इस यहाँ पर कितना है, 2:1 का अनुपात है, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसके नीचे कितना है, इसके नीचे 1 रहता है, नहीं कुछ लिखा है, मतलब इसके नीचे क्या रहता है, ऑक्सीजन के नीचे 1 रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो ये रेशियो लिखा गया है, ये मास का रेशियो है, ठीक है। और मास निकालना भी हम सिखा देंगे बच्चों आपको, ठीक है। लेकिन अभी याद रखो, हाइड्रोजन का मास कितना है, 2, और ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। 2:16। इसको और फर्दर सिंपल करोगे तो क्या आएगा, 1:8 बाई मास, ठीक है। तो 1:8 जो रेशियो आया ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है जो वाटर में है। और ये रेशियो जो है 1:8 का कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर वो वाटर है तो। चाहे वो कोई भी सोर्स हो, चाहे तुम लैब से वाटर को बनाओ, चाहे बाई नेचर, मतलब नेचर में जो वाटर मिलता है हमको, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, रेशियो हमेशा यही मिलेगा। अगर रेशियो चेंज हो गया तो समझो फिर वो वाटर नहीं है, कुछ और ही बन गया कंपाउंड वो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बच्चों देखो, डाल्टन जो थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और सबसे पहले मतलब एटम्स के बारे में, एटम के बारे में इन्होंने ही बताया था, ठीक है। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और सबसे बेसिक थ्योरी है इनकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।
इन्होंने ये पहला पॉइंट क्या कहा, इन्होंने ये कहा ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है, और उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एटम्स कहते हैं हम लोग। टेनी पार्टिकल मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, एटम कहते हैं इनके अकॉर्डिंग, डाल्टन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो होता है, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या कोई फिजिकल रिएक्शन हो, एटम को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई बना नहीं सकते हैं नया कोई, ठीक है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर मान लो कोई भी ऐसे, मान लो ये मार्कर हमारे पास पेन है, सपोज करो ये आयरन का बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें सारे एटम किसके हैं, आयरन के ही हैं, ठीक है, और सारे एटम की प्रॉपर्टी जो होगी वो प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, चाहे इस पेन से, ये मान लो आयरन का बना हुआ है, तो ये इस पेन से आयरन के एटम को निकालो, या कोई दूसरा अगर मान लो कोई सोर्स है आयरन का, मतलब इस आयरन से बना हुआ है, उसके एटम को निकालो आयरन का, तो दोनों क्या मिलेंगे, आइडेंटिकल होंगे वो, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वो भी ये भी आयरन का मान लो बना हुआ है और कोई दूसरा कोई सब्सटेंस लेते हैं वो भी आयरन का बना हुआ है, तो दोनों में आयरन के ही तो एटम है, तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम मिलेगी हमको, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक आयरन की एक रॉड है और एक कॉपर की एक रॉड है, तो आयरन की रॉड में आयरन के एटम लगे हुए हैं और कॉपर की रॉड में कॉपर के एटम्स लगे हुए हैं उनको बनाने में, ठीक है, तो आयरन और कॉपर का एटम क्या होगा, डिफरेंट एटम है ये, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी इनकी, ठीक है, ये कहा जा रहा है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन ए सिंपल होल नंबर रेशियो। याद रखना बच्चों, एटम्स जब भी कंबाइन करते हैं, एक एटम कभी दूसरे एटम से जब भी कंबाइन करता है तो वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करता है, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ऐसा ही कंबाइन नहीं करता है कि 1.5 3.2, फ्रैक्शन में कभी भी एटम कंबाइन नहीं करते, क्योंकि फ्रैक्शन एटम पॉसिबल ही नहीं है। एटम तो फ्रैक्शन हो ही नहीं सकते हैं कि आधे एटम है, ये 1/4 एटम है। एटम अपने आप में क्या है, पूरा एक यूनिट है पूरा, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है वो। जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यूनिट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, 2:1 का अनुपात है, ठीक है। अच्छा, जब किसी के नीचे नहीं लिखा कुछ रहता है तो समझ जाना है कि उसके नीचे 1 रहता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है वाटर में, 2:1 है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, 1:2, कार्बन 1 है तो ऑक्सीजन क्या है, 2 है, ठीक है। ये रेशियो कभी भी बदल नहीं सकते बच्चों, ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल है तो। NH3 अमोनिया को कहते हैं बच्चों, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 1:3 है, ठीक है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड इसको कहते हैं बच्चों, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं। और कैसे कहते हैं ये भी हम सीखेंगे थोड़ा, लेकिन अभी याद रखो सल्फर ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है, रेशियो है, सल्फर एलिमेंट एक है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, इनसे मिलकर क्या बना हुआ है, SO3, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना हुआ है। एटम जब भी मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बना देते हैं बच्चों, ठीक है, पहले ही पढ़ चुके हम लोग पहले लेक्चर में। सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो क्या है यहाँ पर, 1:3 का रेशियो यहाँ पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, एटम्स ऑफ एलिमेंट में कंबाइन इन ए डिफरेंट सिंपल रेशियो टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। अगर ऐसा भी होता है बच्चों, मान लो 2 एलिमेंट हमारे पास में, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है, तो सल्फर ऑक्सीजन यहाँ पर देखो दिखाया गया है, सल्फर ऑक्सीजन के 2 कंपाउंड दिखाए गए हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर है ये, और यहाँ पर क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, SO3, ये SO2 है, ये SO3 है। इसमें सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो क्या है बच्चों, 1:2 का रेशियो है। यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:3 का रेशियो है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो 2 एलिमेंट जो है वो उनका डिफरेंट भी कम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, और डिफरेंट कंपाउंड मतलब बना सकते हैं वो, ठीक है, उनका रेशियो फिर क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। अब लिमिटेशन क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, ये कहाँ फेल हुए, कैसे फेल हुए, इनको इसको पढ़ना है, ठीक है। इन्होंने कुड नॉट एक्सप्लेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर मास साइज एंड वैलेंसीज। इन्होंने एटम्स के साइज, मतलब हर एटम का क्या होता है बच्चों, आगे पढ़ेंगे हम, हर एटम का क्या होता है, साइज अलग अलग होता है, ठीक है, उसकी वैलेंसीज अलग अलग होती है, ठीक है, आ रहा है समझ में। एटम्स की वैलेंसीज अलग होती है, साइज अलग होता है, मास अलग होता है एटम का, ठीक है, हर एटम का मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया डाल्टन ने, ठीक है, इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को। अकॉर्डिंग टू हिम एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, इनके अकॉर्डिंग एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, आज के थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में, ठीक है,
ऐसे 35 पार्टिकल्स हैं बच्चों, 35 सब पार्टिकल। एटम के अंदर 35 पार्टिकल होते हैं, लेकिन 3 फंडामेंटल पार्टिकल हम पढ़ते हैं सिर्फ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो होती है एटम की, लगभग समझ लो इन 3 पार्टिकल्स के ऊपर ही निर्भर रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है फिर बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेम एलिमेंट हैव फिक्स मास। इनके थ्योरी के हिसाब से अगर कोई भी एलिमेंट का एटम है मान लो, ठीक है, तो उसका मास क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बच्चों बाद में, अभी के समय में ये थ्योरी गलत हो जाती है, क्योंकि मास जो है कोई भी एलिमेंट का अगर कोई भी एटम है तो उसका मास जो है डिफरेंट हो सकता है। ये हम पढ़ेंगे बच्चों बाद में, इसको कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, और तीनों के मास क्या होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो फिर एक एलिमेंट का कैसे सेम हुआ फिर एटम, ठीक है, एटॉमिक मास मतलब कैसे सेम हुआ फिर, क्योंकि आइसोटोप में हमको ये पढ़ना है आगे चल करके कि एक एटम के 3 फॉर्म हम देखेंगे, ठीक है, उनके मास भी क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, रूल्स फॉर नेमिंग मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नेम लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, समझ लो ये बेसिक है एकदम। केमिस्ट्री में कैसे नाम लिखना है कंपाउंड का, ये तो आना ही चाहिए हम लोगों को बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल है, ठीक है। अब देखो, देखते हैं इसको। जनरली मॉलिक्यूलर कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर डिफरेंट नॉन मेटल्स रिएक्ट टुगेदर केमिकली। देखो, मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो बनता है बच्चों, जो फॉर्म होता है, वो जनरली 2 नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, ठीक है, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एक और होता है, इसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड, वो हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों। आयनिक कंपाउंड जो होता है वो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। चाहे वो नॉन मेटल सेम हो, जैसे मान लो एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के बीच में बनता है, जो चाहे वो सेम दोनों हो एटम, या फिर दोनों डिफरेंट हो, ठीक है, दोनों हो सकता है। अब यहाँ देखो बच्चों, तो कुछ रूल्स यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर दिखाएं। पहला क्या है, ए बी मतलब कोई एक मॉलिक्यूल है बी, ठीक है। जो पहले फर्स्ट पार्ट होता है मतलब ए, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, और जो बी जो होता है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, किसी भी केमिकल कंपाउंड को, ठीक है। और पहला जो होता है एटम, ठीक है, कोई जो ग्रुप होता है उसका जो नाम लिखते हैं उसको एज इट इज़ लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें, ठीक है, कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन बी जो होता है, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके नाम के लास्ट में आइड लगा देते हैं, मतलब एक सफिक्स जोड़ देते हैं, IDE। जैसे देखो H2S, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, एटम है, 2 एटम मतलब है, ये पहला मतलब ये एलिमेंट है, तो इसको हाइड्रोजन ही लिखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन सल्फर यहाँ पर क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और ये बाद में भी आ रहा है, सेकंड पार्ट ही है इसके, ऐसा बी मतलब है सल्फर, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जा रहा है, सल्फाइड हो जा रहा है, नाम के लास्ट में क्या है, आइड आया, ठीक है, आ रहा है समझ में। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं। कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड किन्हें कहते हैं बच्चों, बाइनरी कंपाउंड में हमें ये नहीं देखना कि वो कंपाउंड जो है उसमें 2 एटम लगे हुए हैं या 3 एटम लगे हुए हैं, 4 एटम लगे हुए हैं, उससे मतलब नहीं है। हमको ये देखना है सिर्फ उसमें डिफरेंट एलिमेंट कितने हैं सिर्फ। ऐसे देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं बच्चों इसको, CO को। तो कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। एटम नहीं हमको देखना है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 1 3 एटम टोटल हो गए, ये नहीं देखना है हमको। सिर्फ ये देखना है 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं बस, कितने हैं उनको नहीं देखना है, ठीक है, कितने सारे हैं उनसे मतलब नहीं हमको, सिर्फ ये देखना है। हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ पर है, ठीक है, तो ये बाइनरी कंपाउंड हुआ। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है अमोनिया में NH3 में, तो ये भी बाइनरी कंपाउंड हुआ, ठीक है। नाइट्रोजन के 3 एटम है, नाइट्रोजन के 1 एटम है, और हाइड्रोजन के 3 एटम है। HCl में हाइड्रोजन के 1 एटम है, क्लोरीन के 1 एटम है, ठीक है, आ रहा है समझ में। जो नीचे लिखा जाता है बच्चों, वो क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम को बताता है, ठीक है। अब जिसके नीचे नहीं कुछ लिखा रहता है, समझ लो वो क्या है, उसके एटम्स 1 है। और जिनके नीचे सब्सक्रिप्ट लिखे जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा गया, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 है। हाइड्रोजन के नीचे 3 लिखा गया, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 3 है, और नाइट्रोजन कितना है 1 है। ऐसे समझते हैं बच्चों, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब इसके बाद फिर देखो, when 2 non-metals form more than 1 compound, the number of atoms indicate by prefix। अगर कोई भी नॉन-मेटल के बीच में 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, हम लोग को प्रीफिक्स यूज करना है बच्चों, ठीक है। अगर मान लो 1 एटम होता है तो उसके लिए मोनो वर्ड यूज करते हैं, मोनो प्रीफिक्स यूज करते हैं। अगर 2 एटम है तो डाई यूज करते हैं, 3 एटम है तो ट्राई यूज करते हैं, 4 एटम है तो टेट्रा यूज करते हैं, अगर 5 एटम है तो पेंटा यूज करते हैं, 6 एटम अगर है तो हेक्सा यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखो दिखाएं बच्चों, ऐसे NO
NO क्या होता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसको मोनो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हो, लेकिन मोनो नहीं लिखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन 2 हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। N2O3 मतलब डाई नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 3, तो डाई नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? ट्राई ऑक्साइड। ट्राई मतलब 3 ऑक्सीजन है, डाई नाइट्रोजन मतलब 2 नाइट्रोजन है 3 ऑक्सीजन है, N2O3। N2O4 मतलब डाई नाइट्रोजन, और 4 का मतलब क्या होता है? टेट्रा, टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? N2O5। N2O5 का नाम क्या होगा बच्चों? डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, ये रूल किसके लिए? जिनमें मान लो जिनमें क्या होता है, जिनके एलिमेंट मतलब 2 एलिमेंट अगर हैं तो वो 2 या 2 से ज़्यादा मतलब कंपाउंड जब बनाते हैं। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखो बच्चों 5 तरह के यहाँ पर कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनके लिए प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो फिर इसका देखो 4th नंबर रूल यहाँ पर लिखवाएं, इफ़ 2 नॉन मेटल रिएक्ट एंड फॉर्म ओनली 1 बाइनरी कंपाउंड। अगर मान लो एक ही बाइनरी कंपाउंड वो बनाता है, ठीक है, अगर एक ही तरह का कंपाउंड वो शो करता है, ठीक है, तो उसके लिए फिर कोई प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, डाई ट्राई टेट्रा मोनो ये सब यूज नहीं होगा फिर, ठीक है। जैसे देखो हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में एक ही कंपाउंड बनता है, इसे कहते हैं H2S। तो H2S का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? H2S का नाम होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ऐसा फिर नहीं लिखेंगे हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड, ऐसा नहीं लिखेंगे हम, डाई हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? सिंपल सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड लिखेंगे, क्योंकि एक ही टाइप के कंपाउंड बनाता है ये, हाइड्रोजन सल्फर के बीच में एक ही टाइप का कंपाउंड बनता है सिर्फ, इसीलिए ऐसा हुआ ये। अगर इससे ज़्यादा कंपाउंड और बनते तब उसमें डाई ट्राई ये सब तब यूज होता है, ठीक है। देर इज ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर नोन बाय देयर कॉमन नेम। अच्छा, और एक पॉइंट छूट गया यहाँ पे 5 नंबर, इफ हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट देन प्रीफिक्स नॉट यूज्ड फॉर इट। अगर मान लो बच्चों हाइड्रोजन मान लो पहले प्लेस में, जैसे यहाँ देखो बच्चों बता रहे थे ना ए और बी, तो पहला प्लेस क्या है? ए का है और दूसरा प्लेस क्या है? बी का है। तो अगर मान लो हाइड्रोजन पहले प्लेस में है, ठीक है, तो उसके लिए कोई भी हम डाई ट्राई मोनो ये सब वर्ड ये नहीं यूज करेंगे, ठीक है। RSS में से एग्जाम्पल हम देखो दिखाएं, H2S, बहुत सारे एग्जाम्पल H2S का एग्जाम्पल देख लो, तो H2S में हम क्या लिखते हैं? सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड लिखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं लिखते हैं कि डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब इसके बाद क्या है देखो बच्चों, अच्छा बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड होते हैं बच्चों, बहुत सारे कंपाउंड जिनका नाम जो है साइंटिफिक नाम नेमिंग नहीं किया जाता है, उनका नाम मतलब साइंटिफिक नेम से उनका नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसे पहले पढ़े हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो इनका नाम कैसे लिखा जाता है? फिर इनका नाम कॉमन नेम से ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, फेमस ज़्यादा कॉमन नेम में ये सब है। जैसे देखो H2O, तो H2O का अगर देखा जाए साइंटिफिक नेम क्या होता है? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन कॉमनली हम लोग क्या जानते हैं H2O के बारे में? वाटर कहते हैं H2O को, ठीक है। उसी तरह से NH3 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं इसका कॉमन नेम क्या होता है? अमोनिया होता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखे नहीं बच्चों, लेकिन क्या होता है इसका? अमोनिया होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों आयंस के बारे में पढ़ते हैं। आयंस क्या होता है? द चार्ज स्पेसिस कॉल्ड आयन। कोई भी चार्ज स्पेसिस उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग उसे कहते हैं आयंस कहते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, तो आयंस देखो बच्चों 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। आयंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं बच्चों, ठीक है। एक होता है कैटायंस और एक क्या होता है? एनायंस होता है बच्चों, ठीक है। कैटायंस और एनायंस में क्या डिफरेंस है बच्चों? कैटायंस और एनायंस में क्या डिफरेंस है? देखो पहले समझ लो पहले होता है क्या है। आयंस के 2 पार्ट होते हैं, कैटायन और एनायन, ठीक है। तो सबसे पहले कैटायन की हम बात कर लेते हैं। कैटायंस कैसे बनते हैं बच्चों? देखो बच्चों जनरली याद रखना, कैटायंस मेटल बनाते हैं, ठीक है। और कैसे बनाते हैं? जनरली बनाते हैं, लेकिन नॉन मेटल भी कैटायन बन सकता है, ठीक है, याद रखना। कैटायंस कैसे बनते हैं? इट इज़ फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम्स। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब भी कोई मेटल या कोई भी एटम लॉस करता है तो ये क्या बनाता है? कैटायन बनाता है। कैटायन में होता क्या है? कैटायन जब बनता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे Na+1 Ca2+, सोडियम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना दिया? Na+1। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना दिया? Ca2+। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना दिया? Al3+। इलेक्ट्रॉन को लॉस होने से क्या होता है? चार्ज पॉजिटिव में इंक्रीज होता है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे बच्चों देखो यहाँ हम दिखाएं, मेटल अगर मान लो M हम लेट कर लिए, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या हो जाएगा? ये चार्ज M+1, और 1 इलेक्ट्रॉन मतलब ये बाहर निकल गया, लॉस हो चुका है, ठीक है। अगर कोई मेटल 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है।
अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है कोई मेटल तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, M2+, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया ये, ठीक है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को कोई मेटल लॉस करता है तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, M3+, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी हम लिखे हैं, एल्यूमिनियम जैसे दिखाया गया Al3+ बनाया, और कैसे बना सकता है 3+, जब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तब ये क्या बना देगा, Al3+। अच्छा, आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि 1+ क्यों बना रहे हैं, 2+ क्यों बनाता है, 3+ ही क्यों बनाता है। ऐसे एल्यूमिनियम देखो बच्चों, ये 3+ ही बनाया, ये क्यों बनाया, इसका रीज़न हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। इसका भी रीज़न होता है कि ये 3+ क्यों बनाया, ठीक है। ये कैल्शियम 2+ क्यों बनाया, ये सोडियम 1+ क्यों बनाया, ठीक है। लेकिन अभी याद रखना है कि लॉस करने पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है मेटल पे, ठीक है। अब देखो बच्चों, एनायन की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ फाउंड बाय गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम। जब भी कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। याद रखना बच्चों, जनरली इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, नॉन मेटल गेन करता है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया कोई भी नॉन मेटल तो उसके ऊपर में -1 चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -2 चार्ज आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो -3 चार्ज आएगा, ठीक है। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर दिखाया है, अगर नॉन मेटल को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1 का चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेता है, अपने अंदर मतलब ले लेता है, गेन कर ले रहा है, तो चार्ज क्या आएगा, उसके ऊपर 2- आएगा। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन गेन हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों, आगे हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर आ जाएंगे तो उसमें कौन सा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ेगा नहीं, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ये नॉन मेटल तो चार्ज क्या आएगा इसका, 3- आ जाएगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या बनाते हैं, N3- बना देता है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हम ये देखते हैं सिंगल चार्ज आयंस और एक होता है पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है। सिंगल चार्ज आयन क्या होता है, सिंगल चार्ज आयन ये एक एटम के ऊपर में जो भी चार्ज होता है उसको कहते हैं सिंगल चार्ज आयन कहते हैं, ठीक है। 1 एटम होना चाहिए, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो। जैसे देखो Na+1 Mg2+, S2- मतलब सल्फर 2- है, नाइट्रोजन N3-। 1 से लेकर के 20 तक एलिमेंट को बच्चों कम से कम तुम लोग याद रखो, ठीक है। मतलब उनके सिंबल और विथ नेम, उनका सिंबल क्या होता है और उनका नाम क्या होता है, कम से कम 1 से लेकर के 20 तक। अगर 30 तक याद कर लो तो और अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है। इतना कम से कम काम करना है बच्चों आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉली एटॉमिक आयंस क्या होता है। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होता है, आयंस का मतलब ही क्या है, जो चार्ज स्पेसिस हो, मतलब चाहे उनके पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इतना तो क्लियर है। पॉली एटॉमिक आयंस मतलब, पॉली मतलब होता है एक से ज़्यादा एटम। जब भी एक से ज़्यादा एटम कंबाइन होंगे, ठीक है, तो और ओवरऑल क्या देंगे, कुछ ना कुछ चार्ज देंगे, चाहे पॉजिटिव चार्ज दें वो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज दे। जैसे देखो बच्चों, मतलब इसमें क्या रहता है, ग्रुप ऑफ एटम्स रहते हैं, ठीक है। जैसे NH4+1, इसे कहते हैं अमोनियम आयन। हम लिखवाएंगे, आगे लिखे हुए हैं हम, ठीक है, लिखे हैं आगे। देखो यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा एटम्स यहाँ पर है, ठीक है। नाइट्रोजन के एक एटम में, हाइड्रोजन के 4 एटम है और कंबाइंड है, और पूरे की चार्ज कितनी है इनकी, +1 की है। ऐसा मत समझना बच्चों कि एक की चार्ज +1 है, ये ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि पूरे ग्रुप की चार्ज क्या है, +1, ठीक है। और H3O यहाँ पर लिखा हुआ है, तो H3O का मतलब ये हुआ कि पूरे का चार्ज कितना है, +1। इसको इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। उसी तरह से देखो SO4, और पूरे का चार्ज क्या है इसका, 2-, इसे कहते हैं सल्फेट आयन कहते हैं। सब लिखवाएंगे बच्चों, ठीक है, नाम के साथ लिखवाएंगे, आगे के लेक्चर में हमारा रहेगा ये। और इस तरह से ये सब है, ये नाइट्रेट आयन है। अब इसके बाद देखो बच्चों, हमने ये दिखाया है वैलेंसी। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, ठीक है। वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 1 एटम विथ अदर एटम, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, किसी एक एटम का किसी दूसरे एटम के साथ में कंबाइन करने की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर मान लो कोई एक एटम है तो उसके लिए 2 और एटम चाहिए कंबाइन होने के लिए। अगर एक एटम है उसके लिए 3 एटम चाहिए कंबाइन होने के लिए, तो सबकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या अलग अलग है। और ये वैलेंसी याद रखना होल नंबर में रहता है, ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। आ रहा है समझ में, क्योंकि एटम का ही फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं तो ये फ्रैक्शन कहाँ से होगा फिर, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखो रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होता है, चार्ज एटम को रेडिकल्स कहते हैं, मतलब आयंस को रेडिकल्स कहते हैं। रेडिकल्स जो है पढ़ेंगे हम, 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रेडिकल और एक नेगेटिव रेडिकल। लेकिन नेगेटिव रेडिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें देखो हम क्या दिखाएं, पहले पॉजिटिव रेडिकल्स दिखाएं। पॉजिटिव रेडिकल मतलब कैटायन की हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों, याद रखना, पॉजिटिव रेडिकल मतलब कैटायन। पॉजिटिव रेडिकल में पहला क्या आता है, फिक्स्ड वैलेंसी वाले। पॉजिटिव वैलेंसी में पहले क्या पढ़ेंगे, फिक्स वैलेंसी, मतलब जिनकी वैलेंसी कभी भी बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है। फिक्स मतलब हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इसमें एक और क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी। लेकिन पहले हमको क्या पढ़ना है, फिक्स वैलेंसी को पढ़ना है।
वेरिएबल वैलेंसी हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे उसको, ठीक है। तो फिक्स वैलेंसी में सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है +1, ठीक है। लिथियम की वैलेंसी क्या होती है Li+1, सोडियम की वैलेंसी Na+1, पोटेशियम की वैलेंसी +1 K+1, बेरिलियम, इसे बेरिलियम कहते हैं Be, बेरिलियम की वैलेंसी क्या होती है 2+, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है Mg2+, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है Ca2+, बेरियम, ये बेरियम होता है Ba, कन्फ्यूज मत हो ना बच्चों, ये बेरिलियम है, ये बेरियम है, और बेरियम की वैलेंसी क्या है 2+, जिंक Zn2+, जिंक, ठीक है, इसकी वैलेंसी भी 2+ होती है। निकेल, निकेल की वैलेंसी क्या होती है Ni2+, होती है वैलेंसी। कोबाल्ट की वैलेंसी भी 2+ होती है, सिंबल क्या होता है C, ठीक है। बहुत सारे बच्चों C लिख देते हैं, ऐसी गलती मत करना, ये कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर CO तुम लिखते हो तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर का बहुत इंपॉर्टेंस है, किसको बिग लेटर में लिखना है, किसको स्मॉल लेटर में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो केमिस्ट्री में। तो ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, ठीक है, इसलिए हम आपको अवेयर करते हैं पहले से ही। इसके बाद फिर क्या है NH4+1, इसे कहते हैं अमोनियम आयन कहते हैं। H3O+1, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। NO2 और होल चार्ज क्या है +1, इसे कहते हैं नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। NO+1, इसे क्या कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं। बच्चों जो जो हम रेडिकल्स लिखवाएंगे इन्हें तुमको याद कर लेना है, और लिख करके क्या करना है, याद करके प्रैक्टिस करना है, कॉपी पे लिखना है उसको अपने मन से, ठीक है, तभी बच्चे सब याद होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेगेटिव रेडिकल्स और भी एटॉमिक मास, ये सब क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। और मैं कपिल कुमार आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा, ठीक है। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करो बच्चों, ठीक है। ये एक फ्री एजुकेशनल चैनल है, इसे आप भी अच्छे से समझो, देखो, और दूसरे बच्चों को भी फॉरवर्ड करो, ठीक है, जिनको ज़रूरत है, जो समझ नहीं पाते हैं कंसेप्ट, ठीक है, जिनको समझने प्रॉब्लम होता है। तो ये पूरा जो है इसको नोट जो है लिख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है, और इसको बार बार देखो, रिपीट करो, स्लो करके भी देख सकते हो, ठीक है, अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है तुमको, ठीक है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, ओके।